नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे इस YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं BSTC प्री DLED एग्ज़ाम 2022। दोस्तों, इस बार जो अक्टूबर माह के पहले सप्ताह के अंदर प्री DLED एग्ज़ाम का जो आयोजन किया जा रहा है, उसे देखते हुए आज मैं आपके सामने उस एग्ज़ाम्स के संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि अजमेर का संस्थापक कौन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अजमेर का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है वासुदेव, गुवक प्रथम, अजय राज, अर्णोराज। जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा अजय राज। अजय राज है वो कौन है? अजमेर के संस्थापक। और दोस्तों अजय राज की बात करें तो ये किन के पुत्र थे? पृथ्वीराज प्रथम के। किन के पुत्र थे? पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र। और इन्होंने दोस्तों 1113 ईस्वी में अजमेर नगर को बसाया। कब बसाया? 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर नगर को बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। किसे? अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। और दोस्तों अजय राज ने अपनी पत्नी सोमलवती के नाम पर मुद्राएं चलाई। अपनी पत्नी का नाम क्या है? सोमलवती। इनकी पत्नी का नाम क्या? सोमलवती। और इनके नाम पर इन्होंने क्या चलाई? मुद्राएं चलाई। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राणा कुंभा, राणा प्रताप, अमर सिंह, उदय सिंह। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा राणा कुंभा द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। दोस्तों बात करें विजय स्तंभ की तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 122 फीट ऊंचा है। कितना है? 122 फीट ऊंचा और 9 मंजिला। कितने मंजिला है? 9 मंजिला और 122 फीट ऊंचा। और दोस्तों इस विजय स्तंभ का निर्माण कब करवाया गया? मालवा विजय के उपलक्ष्य में। कौन सी विजय? मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। और दोस्तों इसी विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर, कौन सी मंजिल? तीसरी मंजिल पर क्या लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। और दोस्तों इसके शिल्पी की बात करें विजय स्तंभ के तो इनके शिल्पी कौन कौन थे दोस्तों? जेता, कौन? जेता, नापा, पुमा और पुंजा। ये कौन थे इनके शिल्पी? और दोस्तों इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय मूर्ति कला। किसका? भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को। और कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। और इसका निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने। किस विजय के उपलक्ष्य में? मालवा विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रूठी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? पद्मावती, उमादे, कर्मावती या रूपवती। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा उमादे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रूठी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? उमादे। और दोस्तों यही उमादे जैसलमेर के रावल लूणकरण की पुत्री। किसकी पुत्री थी? जैसलमेर के लूणकरण की। जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री थी कौन? उमादे। और ये जोधपुर के नरेश, किसके? जोधपुर के नरेश कौन? मालदेव की रानी। किसकी? मालदेव की क्या थी? पत्नी। तो दोस्तों ये पुत्री किसकी थी? जैसलमेर के लूणकरण की। और जोधपुर के मालदेव की क्या थी? पत्नी। और इससे दोस्तों तारागढ़ दुर्ग अजमेर में रही।
ये कहाँ पर रही थी? तारागढ़ दुर्ग, जो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अजमेर के अंदर, वहां पर जाकर रही थी, इसलिए इसे कहा गया रूठी रानी। और कौन थी वो? उमादे, जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री और मालदेव की पत्नी। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां पर हुई थी? आहुआ, एरनपुरा, नसीराबाद या देवली? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा नसीराबाद, जिनका भी सी ऑप्शन आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों बात करें 1857 की क्रांति की शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? शुरुआत हुई थी 28 मई को। कब हुई? 28 मई को। और कहां से हुई दोस्तों? नसीराबाद से। कहां से? नसीराबाद से। और नसीराबाद कहां पर है? अजमेर के अंदर। कहां पर है? अजमेर के अंदर। और दोस्तों बात करें, न्यूबरी नामक अधिकारी को इसके अंदर मारा गया। किसे? न्यूबरी नामक जो अधिकारी था, न्यूबरी नामक अधिकारी, उसे क्या कर दिया गया? मार दिया गया था। और दोस्तों बात करें क्रांति के अंत की, तो जो क्रांति का जो अंत है वो कहां से हुआ? सीकर में। क्रांति का अंत कहां पर हुआ? सीकर में। तो दोस्तों क्रांति की जो शुरुआत है वो तो 28 मई को नसीराबाद अजमेर से हुई, और क्रांति का अंत कहां से हुआ? सीकर से। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि 1857 की जो सर्वप्रथम क्रांति है वो कहां पर हुई? नसीराबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 की संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान के राजाओं में से वह कौन सा राजा था जो 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर चला गया? जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बीकानेर के राजा कौन? सरदार सिंह। कौन? सरदार सिंह। कहां के राजा थे? बीकानेर के। इन्होंने दोस्तों 1857 की क्रांति के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर चले गए थे, और अंग्रेजों ने दोस्तों इन्हें उपहार के स्वरूप 41 परगने गांव दान दिए। किसने दिए? अंग्रेजों ने। कितने परगने? 41 परगने। कितने? 41 परगने, या फिर आप कह सकते हो गांव। वो इसे क्या दिए? दान में। किसे दिए? बीकानेर के नरेश सरदार सिंह को। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है कि कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कालीबाई है डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपने प्राणों को त्याग दिया, वह कहाँ की रहने वाली थी? जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा रास्तापाल की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों इस घटना की बात करें तो यह घटना कब की है? 19 जून 1947 की। कब की घटना है? 19 जून 1947 की। और दोस्तों इसके शिक्षक कौन है? शिक्षक के नाम क्या क्या है दोस्तों? शिक्षक थे इनके नानाभाई खांट और सेंगाबाई की जान बचाने तो। कौन कौन से शिक्षक थे? एक तो थे नानाभाई खांट, दूसरे कौन थे? सेंगाबाई। कौन थे? सेंगाबाई। इन दोनों की जान बचाने के लिए, लेकिन नानाभाई खान की इसके अंदर क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। और दोस्तों और इसमें भी कालीबाई की भी हत्या कर दी गई। किसकी? कालीबाई की भी इसके दौरान हत्या कर दी गई। ये एक ऐसी लड़की थी दोस्तों जिन्होंने अपने शिक्षक की प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। और ये घटना कब की है? 19 जून 1947 की। और ये घटना है रास्तापाल डूंगरपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी?
बहुत अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अंजना देवी चौधरी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों बात करें अंजना देवी चौधरी की, तो इनका जन्म कब हुआ? 1897 में। कब हुआ? 1897 में, सीकर के अंदर। कहाँ पर? सीकर में। और दोस्तों इनके पति का नाम, इनका पति का नाम क्या था? राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और दोस्तों 1932 से 35 ईस्वी में राष्ट्रीय सत्याग्रह आंदोलन में भी 2 बार जेल गई। कौन से आंदोलन में? राष्ट्रीय सत्याग्रह आंदोलन। इस आंदोलन में भी ये अंजना देवी चौधरी है जो कितनी बार जेल गई? 2 बार। तो यहां पर आपका आंसर बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पिंगल, डिंगल, मेवाड़ी या पिंगल और मेवाड़ी? जल्दी से अपना आंसर बताएं। क्या आंसर हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा डिंगल भाषा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक तरफ संप्रदाय दे रखे है, दूसरी तरफ प्रमुख पीठ दे रखी है। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? सबसे पहले एक की बात करें, गूदड़ संप्रदाय, तो इसकी प्रमुख पीठ कहां पर है? दांतड़ा में। दांतड़ा कहां है? भीलवाड़ा में। फिर नवल संप्रदाय की बात करें तो इसकी पीठ कहां पर है? जोधपुर के अंदर। फिर चरणदासी संप्रदाय, इनकी पीठ कहां पर है? दिल्ली में। और अलखिया संप्रदाय की कहां पर है? बीकानेर में। तो क्या बन रहा है? 2, 1, 3, 4। तो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी आंसर जिनका भी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा देव नारायण जी। जिनका भी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों ये जो फड़ है वो किनके द्वारा बांची जाती है? गुर्जर भोपों द्वारा। किनके द्वारा? गुर्जर भोपों द्वारा इस फड़ का वाचन किया जाता है। और ये सबसे पुरानी फड़ है। कैसी फड़ है दोस्तों? सबसे पुरानी फड़ किनकी? देव नारायण जी की। और दोस्तों 2 सितंबर 1992 को, कब? 2 सितंबर 1992 को इनकी फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा देव नारायण जी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि छोटी तीज का जो त्योहार है वो हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा, आपका आंसर हो जाएगा श्रावण माह में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों छोटी तीज का जो त्योहार है श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन मनाया जाता है। कब? श्रावण शुक्ल तृतीया। कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। और दोस्तों जयपुर व शेखावटी की तीज सवारी प्रसिद्ध है। कहाँ की? जयपुर व शेखावटी, इन दोनों क्षेत्र की जो तीज की जो सवारी है वो क्या है? प्रसिद्ध है। किसकी? तीज की सवारी प्रसिद्ध कौन कौन से क्षेत्र की? जयपुर और शेखावटी की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से गलत कथन कौन सा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बगड़ी को कलाई में पहना जाता है। ये ऑप्शन आपका सही है। सुरलिया कानों में पहना जाता है। ये भी ऑप्शन आपका सही है। फीणी को टखने में पहना जाता है। दोस्तों ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा,
क्योंकि दोस्तों जो फेणी आभूषण है ये कहाँ पर पहना जाता है, नाक के अंदर पहना जाता है। पोलरा को पैरों में पहना जाता है, ये भी आपका सही है। इसका मतलब सी ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। जिनका भी सी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को, सोनारगढ़ दुर्ग को, गागरोन को या रणथंभौर को? तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों यह दुर्ग कहां पर बना हुआ है? मेहरानगढ़ की पहाड़ी पर। किस पर? मेहरानगढ़ दुर्ग है वो मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर स्थित है। कहां पर? जोधपुर के अंदर। और दोस्तों यह 400 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। कितने मीटर? 400 मीटर ऊंची पहाड़ी पर। और दोस्तों इस पहाड़ी का नाम क्या है? चिड़िया टूक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? चिड़िया टूक। ये भी पूछा जा सकता है कि किस पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। और दोस्तों इसी दुर्ग के अंदर चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। किस माता का? चामुंडा देवी माता का मंदिर भी इस दुर्ग के अंदर बना हुआ है। और इस दुर्ग में दोस्तों तोहफे रखी हुई है। कौन कौन सी तोहफे है? एग्जाम में पूछ सकते हैं। किलकिला, कौन सी? किलकिला। शंभू बाण, कौन सी? शंभू बाण। और गजरी खाना, कौन सी? गजरी खाना। ये सारी की सारी तोहफे इस दुर्ग के अंदर स्थित है। तो दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर 400 मीटर ऊंची पहाड़ी पर। और उस पहाड़ी का नाम क्या है? चिड़िया टूक पहाड़ी। और इसी दुर्ग के अंदर चामुंडा देवी का मंदिर बना हुआ है। और इसके अंदर दोस्तों कुछ तोपें रखी हुई है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। किलकिला, शंभूपाण, गजरी खाना, ये निम्नलिखित तोपें है जो इस दुर्ग के अंदर रखी हुई है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 84 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर स्थित है? कोटा, झालावाड़, जयपुर या बूंदी? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बूंदी के अंदर। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 84 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ पर स्थित है? बूंदी के अंदर। और दोस्तों इसका निर्माण है वो निर्माण कब किया गया? निर्माण इसका हुआ था 1683 ईस्वी में। और किसने करवाया? देव ने करवाया। किसने करवाया? देव ने करवाया। और दोस्तों ये जो 84 खंभों की जो छतरी है वो किसे समर्पित है? भगवान शिव को। किसे समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देवा द्वारा इस छतरी का निर्माण 1683 ईस्वी में बूंदी के अंदर करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? शेखावटी, झालावाड़, जयपुर या बूंदी? तो दोस्तों भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? शेखावटी की। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस नदी को वागड़ व काठल की गंगा कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि वागड़ व काठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? चंबल, माही, सोख या जाखम नदी? जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों वागड़ व काठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? माही नदी को। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसी नदी को दोस्तों आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। किसकी? आदिवासियों की गंगा। आदिवासियों की गंगा भी इस नदी को कहा जाता है। और इसे दोस्तों दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, किसकी? दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी इस नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माही नदी को दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। और दोस्तों इसी नदी का संबंध सुजलाम सुफलाम क्रांति से है। कौन सी क्रांति से? सुजलाम सुफलाम क्रांति। कौन सी? सुजलाम सुफलाम जो क्रांति हुई थी उसका भी संबंध किस नदी से है? माही नदी से।
तो दोस्तों इसे वागड़ व काठल की गंगा कहा जाता है, इसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, इसे दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है और इसी नदी का संबंध सुजलाम सुफलाम क्रांति से भी जोड़ा गया है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा, बैराठ, तारागढ़ या अचलगढ़? जल्दी से अपना आंसर बताएं कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बहुत ही अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा तारागढ़, जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों मध्य अरावली की ऊंची चोटियों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोरम जी की। कौन सी? गोरम जी, जो कहां पर स्थित है दोस्तों? अजमेर के अंदर। अजमेर में इसकी ऊंचाई कितनी है? 933 या फिर 34 मीटर। कितनी? 933 या 34 मीटर। दूसरे नंबर पर है दोस्तों तारागढ़। कौन सी? तारागढ़। ये भी कहां पर है? अजमेर के अंदर। कहां पर है? अजमेर के अंदर। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 870 मीटर। और तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नाग पहाड़। कौन सी? नाग पहाड़। ये भी कहां पर है दोस्तों? अजमेर के अंदर। कहां पर है? अजमेर के अंदर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 795 मीटर। तो दोस्तों मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गोरम जी, अजमेर 933 या 34 मीटर कह सकते हैं। दूसरी तारागढ़, ये भी अजमेर के अंदर 870 मीटर। और तीसरी नागपहाड़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 795 मीटर। यहां पर आपके ऑप्शन में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तारागढ़। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 56 का जो मैदान है वो किस भाग में है? दक्षिण भाग में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान के दक्षिण भाग में दोस्तों प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 गांवों का समूह। कौन कौन से जिले? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इन दोनों जिलों के बीच में दोस्तों 56 गांवों का समूह, जिसे क्या कहा जाता है? 56 का मैदान। क्या कहा जाता है? 56 का मैदान, जो कहां पर स्थित है दोस्तों? राजस्थान के दक्षिण भाग में। कौन से भाग में? राजस्थान के दक्षिण भाग में। किस भाग में स्थित है? दक्षिण भाग में दोस्तों प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के 56 गांवों के समूह को क्या कहते हैं? 56 का मैदान। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या उदयपुर? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बांसवाड़ा से। दोस्तों कर्क रेखा की बात करें तो यह 2 जिलों से होकर गुजरती है। राजस्थान के दक्षिण के अंदर स्थित कौन से जिले? राजस्थान के दक्षिण में स्थित दोस्तों कौन कौन से जिले? एक तो आपका हो जाएगा डूंगरपुर। कौन सा? डूंगरपुर। और दूसरा जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बांसवाड़ा। इन दोनों जिलों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। और दोस्तों बांसवाड़ा है वो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। कौन सा जिला दोस्तों? बांसवाड़ा जिला। ये जो बांसवाड़ा जिला है वो कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। किसके? कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। और कर्क रेखा 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील निम्नलिखित में से कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील कौन सी है। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्यारे दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा जयसमंद झील, जो कहां पर स्थित है दोस्तों? उदयपुर के अंदर। कहां पर?
उदयपुर के अंदर यह झील स्थित है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील है। और दोस्तों यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी, किसकी? भारत की दूसरी सबसे बड़ी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील। और दोस्तों इसे किसने बनाया? इसे महाराणा जयसिंह ने 1685 में। इसका निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा जयसिंह द्वारा। इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा जयसमंद झील। और इसका निर्माण कब करवाया? 1685 के अंदर। और इसका दूसरा नाम दोस्तों, इस झील का दूसरा नाम क्या है? ढेबर झील। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो ये जयसमंद झील है, इसका दूसरा नाम क्या है? ढेबर झील। इसका निर्माण जयसिंह द्वारा 1685 में करवाया गया। और यह झील कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की नस्ल नहीं है? मालवी, नाली, मालपुरी या सोनारी? जल्दी से बताएं, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा मालवी है, वो भेड़ की नस्ल नहीं है। बाकी नाली, मालपुरी और सोनारी ये तीनों की तीनों भेड़ की नस्ल है। दोस्तों बात करें इस मालवी की, तो ये जो मालवी नस्ल है वो किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। तो गाय की नस्लें कौन कौन सी है? मालवी, मेवाती और कौन सी है? हरियाणी, हरियाणवी। और कौन सी नस्ल होती है? नागौरी। और कौन सी होती है दोस्तों? राठी। और कौन सी होती है? थारपारकर और कांकरेज। ये सारी की सारी दोस्तों किसकी नस्लें हैं? ये सारी की सारी किसकी नस्लें हैं? गाय की। किसकी? गाय की। तो ये जो मालवी नस्ल है वो किसकी है? गाय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? तेजाजी पशु मेला है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? बहुत ही अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मेला कहाँ लगता है? पर्वतसर। और पर्वतसर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? नागौर के अंदर। कहाँ पर? नागौर। पर्वतसर के अंदर तेजाजी का जो पशु मेला है इसका आयोजन किया जाता है। और दोस्तों इसका आयोजन कब किया जाता है? श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन। कब? श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है। और श्रावण मास की पूर्णिमा से लेकर दोस्तों ये भाद्रपद की अमावस्या तक चलने वाला मेला है। भाद्रपद की अमावस्या तक। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्वतसर, नागौर के अंदर तेजाजी पशु मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर जिप्सम का जो उत्पादन है वो किस जिले में किया जाता है? जैसलमेर के अंदर। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों जिप्सम के खानों की बात करें तो नागौर के अंदर भी। कहाँ पर दोस्तों? नागौर में किस जगह पर? भदवासी। कौन सी? भदवासी गोट मांगलोद ये खान है, यहाँ पर भी जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। और दोस्तों बीकानेर में बात करें तो बीकानेर के अंदर भी जामसर व लूणसर। कौन सी? जामसर व लूणकरणसर, यहाँ पर भी इसका उत्पादन किया जाता है। और जैसलमेर के कौन से? जैसलमेर के मोहनगढ़ में भी, जैसलमेर के मोहनगढ़ में जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। तो किस किस जिलों में किया जाता है दोस्तों? नागौर, बीकानेर और जैसलमेर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर के अंदर जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की दोस्तों?
आपका आंसर हो जाएगा ए घोष। पूरा नाम क्या है? अमलानंद घोष। इसका पूरा नाम क्या है? अमलानंद घोष। अब दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो यह किस जिले के अंदर स्थित है दोस्तों? हनुमानगढ़ जिले में। किस जिले में? हनुमानगढ़ जिले के अंदर। और इसकी खोज की बात करें तो खोज कब की गई दोस्तों? 1952 ईस्वी के अंदर खोज की गई। और इसका उत्खनन दोस्तों 2 व्यक्तियों ने किया। कब किया? 1961 के अंदर। किस किसने किया? एक तो दोस्तों थे बीबी लाल और दूसरे थे बीके थापड़। कौन थे? बीके थापड़। और दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो इसके अंदर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। और इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता है, इसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। क्या शाब्दिक अर्थ है? काली चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ है। तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की खोज है वो खोज तो की गई अमलानंद घोष द्वारा। और ये कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ के अंदर। 1952 में इसकी खोज हुई। और उत्खनन दोस्तों 1961 के अंदर हुआ 2 व्यक्तियों द्वारा, बीबी लाल और बीके थापड़ द्वारा। और इसके अंदर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। और इसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में शुरू हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभंकर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 100% पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो राजीव गांधी खेलों का जो आयोजन हो रहा है इसका शुभंकर क्या है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा शेरू। बी ऑप्शन जिनका भी है बहुत ही अच्छी बात है। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बी। और इसका आयोजन कौन से जिले से किया गया है? पाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर धन योजना के तहत एचपीसीएल ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं कि राजस्थान सरकार द्वारा गोबरधन योजना के तहत एचपीसीएल ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत है वो कहां से की गई है? बहुत अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा सांचौर जालोर से। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीप धनखड़ का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जगदीप धनखड़, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपका आंसर हो जाएगा जोधपुर से। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सॉरी, जगदीप धनखड़ का संबंध दोस्तों झुंझुनू जिले से है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा नरोत्तम लाल जोशी, जो कब से कब तक रहे? 1952 से 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था है ग्रामीण स्तरीय स्वशासन की, स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय सरकार की या स्थानीय प्रशासन की? पंचायती राज जो व्यवस्था है वो कैसी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में आमिर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में आमिर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कृष्णा कुमारी को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को 1810 के अंदर दोस्तों आमिर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब आपके सामने रीजनिंग के संबंधित कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो जल्दी से अपने आंसर बताने हैं। क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो उस संख्या का प्रतिनिधित्व करती है जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? कि दोस्तों पहली संख्या का जो संबंध दूसरी संख्या से है
तो उसी प्रकार जो तीसरी संख्या है इसका भी संबंध चौथी संख्या से होगा। तो आपको जल्दी से आंसर बताना है कि इसके अंदर क्या संबंध होगा। बहुत अच्छा, बहुत जने करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहला अंक लिखा हुआ है 24। अगर मैं इस 24 के अंकों को उलट देता हूं तो कितना हो जाता है 42। और इसके अंदर यदि मैं 2 को ऐड कर दूं तो कितना हो जाता है 44। तो आपके पास 24 का संबंध 44 कैसे आ रहा है कि अंकों को उलटने पर 2 जोड़ने पर कितना हो जाता है 44 हो जाता है। तो उसी प्रकार दोस्तों 18 जो लिखा हुआ है इसके अंकों को उलट दीजिए, कितना हो जाएगा 81। और इसके अंदर 2 और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 83। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 83। यानी बी ऑप्शन जिनका भी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक निश्चित कूट भाषा में APRICOTS का कूट कितना है 106 है। तो उसी प्रकार PHEASANT का कूट क्या होगा? जल्दी से अपना आंसर बताएं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला अक्षर क्या दिया हुआ है APRICOTS। इसको वो क्या लिख रहा है 106। आपसे पूछ रहा है कि PHEASANT इसे वो किस प्रकार लिखेगा? तो दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर इनके अंकों को लिख देना है। ए का क्रमांक 1 नंबर, पी का क्रमांक 16 नंबर, आर का क्रमांक 18 नंबर, आई का क्रमांक 9 नंबर, सी का क्रमांक 3 नंबर, ओ का क्रमांक 15 नंबर, ई का क्रमांक 20 नंबर और एस का क्रमांक कितना 19 नंबर। अब दोस्तों इन सारे अंकों को यदि जोड़ दिया जाए, सारे अंकों को जोड़ दिया जाए तो कितना बन रहा है 101। और उसके अंदर 5 को ऐड कर दे तो कितना बन रहा है 106। तो उसी प्रकार दोस्तों P का क्रमांक कितना हो जाएगा 16, H का क्रमांक 8, E का क्रमांक कितना 5, A का क्रमांक 1, S का क्रमांक कितना 19, A का क्रमांक 1, N का क्रमांक 14 और T का क्रमांक 20। अब इन सारे अंकों को यदि जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पर दोस्तों कितना हो जाता है 84। और उसके अंदर 5 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 89 यानी 89। तो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। जिनका भी सी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है और इस संख्या का चयन कीजिए जो फलक एक दिखाने वाले फलक के विपरीत होगी। यहां पर आपसे कह रहा है कि ए के विपरीत फलक क्या होगी? जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर बी और बी और डी और डी ये दोनों कॉमन पार्ट आ रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों जब आपके यहां पर 2 कॉमन पार्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब जो ए का जो विपरीत है वो कौन सी फलक हो जाएगी ई फलक हो जाएगी। तो यहां पर ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी कि ए के विपरीत फलक कौन सी होगी ई वाली फलक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि m भाग n का अर्थ क्या दे रखा है गुणा और m n का पिता है। m भाग n का अर्थ है कि m n का पिता है। m प्लस n का अर्थ है कि m है वो n की पुत्री है। निम्नलिखित व्यंजक के अनुसार a भाग b भाग p प्लस q में p का a से क्या संबंध है? p का a से क्या संबंध होगा? देखिए दोस्तों वो आपसे कह रहा है कि m भाग n, इसका अर्थ है कि m है वो n का क्या है पिता है। इसका मतलब दोस्तों a भाग b की बात करें तो a वो क्या होगा b का पिता हो जाएगा। किसका? a है
वो बी का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। और दोस्तों फिर बात करें बी भाग पी की, किसकी, बी भाग पी की, या फिर दोस्तों पी प्लस क्यू की बात करें तो पी प्लस क्यू का मतलब है कि पी है वो एन की, पी है जो क्यू की क्या है, पुत्री है। पी किसकी, क्यू की क्या है, पुत्री है। पी है वो किसकी है, क्यू की पुत्री है। तो दोस्तों यहां पर जो आपका संबंध है पी का वो ए से क्या संबंध हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पोता या पोती। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहां पर आप संबंध दर्शा सकते हैं पोता या पोती से। देखिए दोस्तों यहां पर जो ये है बी भाग पी, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो बी है वो पी का क्या है, पिता है। बी किसका पिता हो जाएगा, पी का। बी भी वो किसका पिता हो जाएगा, पी का। इसका मतलब पी का जो ए से वो संबंध है वो किस रूप में होगा दोस्तों, पोता या पोती के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। अपने चलने की दिशा में वो 135 डिग्री दाएं घूमता है और आगे चलना प्रारंभ करता है। अंत में वो अपने चलने की दिशा से बाएं 45 डिग्री घूमकर चलना प्रारंभ करता है। तो अब अमित किस दिशा में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप दिशा को बना दीजिए। सबसे ऊपर ही ऊपर दिशा कौन सी होती है, उत्तर दिशा। नीचे की दिशा दक्षिण। लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम। और राइट हैंड साइड में पूर्व दिशा। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अमित है वो किस दिशा में चल रहा है, अमित पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ हुआ। इसका मतलब दोस्तों अमित किस दिशा में गया, इस दिशा में ऐसे चला। यहां से चलकर दोस्तों वह दाएं तरफ 135 डिग्री यानी कि इस तरफ दोस्तों कितना घूम गया, 135 डिग्री, यानी वो ऐसे घूम गया, इस तरफ घूम गया है दोस्तों 135 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में वो कह रहा है कि आगे चलना प्रारंभ करता है और अंत में अपने चलने की दिशा से बाईं और 45 डिग्री और घूम जाता है। इसका मतलब दोस्तों यहां से फिर वो वापस 45 डिग्री और घूम जाता है। कितना घूम जाता है, 45 डिग्री। तो दोस्तों वो ऐसे खड़ा हो जाता है इस तरफ, यानी अब वो आपसे कह रहा है कि वह प्रारंभ करता है। अतः अमित किस दिशा में, इसका मतलब दोस्तों वो ऊपर यानी उत्तर दिशा की ओर खड़ा है। किस दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस समझने की कोशिश करें। एक बार वापस समझ ले दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि अमित है वो पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। कौन सी दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर। इसका मतलब अमित इस तरफ चला है, यह आपकी पश्चिम दिशा होती है और इधर वाली दिशा होती है पूर्व। अब यहां से दाईं तरफ वो 135 डिग्री घूमता है। इसका मतलब दोस्तों ये तो आपका हो गया 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। फिर 45 डिग्री इसको और घुमाना है। कितना, 45 डिग्री, यानी वो इतना घूमेगा तो वो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। उसके बाद में दोस्तों वो क्वेश्चन में कह रहा है कि वापस पुनः वो 45 डिग्री बाईं तरफ घूम जाता है, यानी इतना वापस घूम जाता है तो उसकी दिशा ये रह जाती है। तो ये जो दिशा है वो कैसी दिशा है दोस्तों, उत्तर दिशा। कौन सी दिशा, उत्तर दिशा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणा या धारणाएं कथन में निहित है। देखो दोस्तों आपको कथन दिया हुआ है कि महामारी के चलते हुए विद्यालयों के निदेशक मंडल की बैठक 1 हफ्ते के बाद होगी, और आपको धारणाएं दे रखी है कि विद्यालय में 1 हफ्ते से पहली बैठक नहीं होगी। दूसरी धारणा दी हुई है कि विद्यालय में कुछ बैठक होगी। तो आपको बताना है कि जो कथन 1 के अनुसार कौन सी धारणाएं इसके अंदर निहित है। तो दोस्तों यहां पर अपन बात करें पहली धारणा की, तो विद्यालय में 1 हफ्ते से पहली बैठक नहीं होगी।
और दूसरी धारणा विद्यालय में कुछ बैठक होगी। तो दोस्तों ये दोनों की दोनों धारणाएं आपके क्या है, सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर ए है वो सही हो जाएगा। धारणा 1 और 2 दोनों कथन 1 का क्या करती है, अनुसरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 4 विकल्प दिए हुए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान है लेकिन एक विकल्प है वो क्या है, विषम है। उस विषम विकल्प को आपको चुनना है और बताना है। जल्दी से अपना आंसर बताएं। और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए की बात करें तो 8 और 36 ये किस तरह से बन रहा है दोस्तों, इसमें क्या संबंध बन रहा है कि 8 का 4 गुणा 8 चौक 32 और प्लस 4 ऐड करने पर कितना हो जाता है, 36। उसी तरह दोस्तों नेक्स्ट बात करें 11 और 48 की, तो दोस्तों 11 का 4 गुणा कितना हो जाता है, 44 और इसमें 4 ऐड करने पर कितना हो जाता है, 48। ये भी संबंध आपका सही बन रहा है। तीसरे संबंध की बात करें दोस्तों 5 और 24 की, यानी कि दोस्तों 5 का 4 गुणा कितना हो जाता है, 20 और इसमें 4 ऐड करने पर कितना हो जाता है, 24। ये भी ऑप्शन आपका सही बन पा रहा है। नेक्स्ट चौथे की बात करें 6 और 27 की, तो दोस्तों 6 का 4 गुणा 24 और इसमें 4 ऐड करने पर कितना होगा, 28, लेकिन वो कितना रहा है, 27। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा दोस्तों। यहां पर आपका डी आंसर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। देखिए दोस्तों, पहली संख्या का 4 गुणा और उसके अंदर 4 ऐड करने पर आगे वाली संख्या प्राप्त हो रही है। तो ए बी सी तीनों ऑप्शन तो आपके समान रूप से है, लेकिन चौथा ऑप्शन है वो अलग है। 6 और 27 का संबंध नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिमाग से आपको काउंट करने हैं कि इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज दिए हुए हैं। जल्दी से अपना आंसर बताएं। देखिए साथियों, यहां पर सबसे पहले हम आकृति की बात करें, देखें यहां पर देखिए ये एक, इसकी बात करें तो इसके अंदर कितने त्रिभुज है दोस्तों, 3 त्रिभुज है। यानी इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है। इसके अंदर 3 त्रिभुज। इस आकृति की बात करें तो इसके अंदर भी कितने त्रिभुज, 3 त्रिभुज। इसकी बात करें तो इसके अंदर भी कितने त्रिभुज है दोस्तों, 3 त्रिभुज। और इस वाली आकृति की बात करें तो इसके अंदर भी कितने त्रिभुज है, 3 त्रिभुज। इसका मतलब 3 × 4 ये कितने त्रिभुज हो गए, 12। यानी 3 वाले कितने हो गए, 12। अब उसके बाद में दोस्तों ध्यान से देखना, एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है। दूसरा त्रिभुज दोस्तों ये वाला बन रहा है, ये देखना, ये इधर ये वाला दूसरा त्रिभुज। यानी कि 12 + 2 ये त्रिभुज हो गए। एक त्रिभुज दोस्तों और बच रहा है। कौन सा त्रिभुज बचा हुआ है दोस्तों, ये वाला। देखना ढंग से, ये वाला त्रिभुज भी बचा हुआ है। इसका मतलब +1, तो कुल कितने त्रिभुज हो गए, 12 और 2 14 और 1 15। तो इस आकृति के अंदर कुल कितने त्रिभुज है, 15 त्रिभुज, जिसका भी बी आंसर आ रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। एक बार सभी जने वापस काउंट कर देना। 12 तो सबका आंसर आ रहा है, लेकिन उस 14 तो सबका आंसर आ रहा है, लेकिन एक त्रिभुज उनको छोटा वाला सिंगल त्रिभुज है वो नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है दोस्तों कि सभी पहाड़ जंगल है, कुछ पौधे जंगल नहीं है, कोई जंगल फूल नहीं है। और निष्कर्ष दिया हुआ है कि कोई फूल पहाड़ नहीं है, कोई पौधे फूल नहीं है, कुछ जंगल पहाड़ है। इसको देखते हुए आपको आंसर बताना है। जल्दी से अपना आंसर बताएं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है कि सभी पहाड़ क्या है, जंगल है। तो सबसे पहले आप क्या बना दो, पहाड़ बना दो। ये दोस्तों सारे के सारे जो पहाड़ है वो आपके क्या है, जंगल है। क्या है,
जंगल है। दूसरा, कोई पौधा जंगल नहीं है। इसका मतलब दोस्तों ये आपका साइड में बन जाएगा पौधा। ये कोई भी पौधा क्या नहीं है, जंगल नहीं है। उसके बाद में दोस्तों कोई भी जंगल फूल नहीं है। कोई भी जंगल क्या नहीं है, फूल नहीं है। इसका मतलब ये भी आपका अलग बनेगा। तो यहाँ पर आपका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। अब निष्कर्ष की बात करें तो कोई फूल पहाड़ नहीं है। तो इसका मतलब दोस्तों ये निष्कर्ष भी आपका सही आ रहा है कि कोई भी फूल है वो क्या नहीं है, पहाड़ नहीं है। कोई पौधे फूल नहीं है। कोई पौधे फूल नहीं है। दोस्तों इसके अंदर आपका जो संबंध है वो नहीं बताया गया है। फिर दोस्तों तीसरे की बात करें, कुछ जंगल पहाड़ है। यहां पर हम कह सकते हैं दोस्तों कुछ एक जंगल है वो क्या है, पहाड़ है। इसका मतलब आपका आंसर पहला और तीसरा है वो क्या करता है, अनुसरण करता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि जो निष्कर्ष नंबर 1 और निष्कर्ष नंबर 3 है वो आपके दोनों क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समुच्चय के समान संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। 6, 30 और 870 का जो समुच्चय है उसी तरह का आपको एक समुच्चय बताना है। जल्दी से बताएं कि ये संबंध है वो और किस में दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा, बहुत जनों का आंसर आ भी चुका है। देखिए दोस्तों 6, 30 और 870 का जो संबंध है वो किस तरह से बना हुआ है। दोस्तों यहां पर हम बात करें 6, 30, 870 की, तो दोस्तों 6 का स्क्वायर -6 करने पर कितना आ रहा है, 6 का स्क्वायर 36 और -6 करने पर कितना आ जाएगा, 30। उसके बाद में दोस्तों 30 का स्क्वायर करें और उसमें से 30 माइनस कर दें तो 30 का स्क्वायर हो जाता है 900 और 900 में से जब 30 माइनस करेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा 870। क्या आ जाएगा, 870। तो उसी तरह दोस्तों हम बी ऑप्शन की बात करेंगे तो देखिए 4 का स्क्वायर और उसमें से 4 माइनस करने पर कितना हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 और 16 में से जब 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा दोस्तों, 12। अब हम बात करेंगे 12 के स्क्वायर की और उसमें से जब उसमें से जब हम 12 माइनस करेंगे कितने, 12, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 और जब उसमें से जब 12 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 132। तो आपका जो बी ऑप्शन वाला जो संबंध है वो क्या हो रहा है, सही हो रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सी श्रृंखला दिए गए तर्क पर बनी हुई है। WUSQ का जो संबंध है वैसा का वैसा किसी एक और श्रृंखला में दिया हुआ है वो आपको बताना है। देखिएगा दोस्तों, एक तो लिखा हुआ है W, दूसरा लिखा हुआ है U, उसके बाद में S और उसके बाद में Q। W का क्रमांक होता है दोस्तों 23, U का क्रमांक होता है 21, S का क्रमांक होता है 19 और Q का क्रमांक होता है 17। दोस्तों इनके बीच के अंतर की बात करें तो 23 और 21 के बीच में अंतर कितना, -2 का। 19 और 21 के बीच में 2 का और 19 और 17 के बीच में भी अंतर कितने का, 2 का। तो उसी प्रकार दोस्तों हम अंतर की बात करें तो P, N, I और J, इस ऑप्शन के अंदर दोस्तों P का क्रमांक होता है 16, N का क्रमांक होता है 14, I का क्रमांक होता है 9, PNLJ। क्या लिखा हुआ है, PNLJ। जहां पर दोस्तों L का जो क्रमांक होता है वो कितना होता है, 12 और J का क्रमांक होता है 10। तो यहां पर इन दोनों के बीच में 2 का अंतर, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर और इनके बीच में भी 2 का अंतर, तो PNLJ। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिनका भी सी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है।
काठमांडू, नेपाल और भारत, इन तीनों के संबंध को बताना है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला जो आपका डायग्राम है वो इससे क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। काठमांडू और नेपाल ये, और दोस्तों ये भारत है वो आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्नों में दिए गए प्रश्न आकृतियों के बाद कौन सी उत्तर आकृति आनी चाहिए यदि क्रम को जारी रखा जाए। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि इसके अंदर कौन सा संबंध बनेगा। जो आपको आकृतियां दिया हुआ है इसके अगर क्रम को सही क्रम से रखा जाए, यदि इसका क्रम है वो जारी रखा जाए, तो इसके बाद में कौन सी आकृति आएगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले वाले आकृति की बात करें तो इसके अंदर पहली वाली आकृति में दोस्तों 3 भुजाएं बनी हुई है। कितनी, 3। उसके बाद वाली आकृति में कितनी भुजाएं हैं, 4। उसके बाद वाली आकृति में 5 भुजाएं, उसके बाद वाली आकृति में 6 भुजाएं, और इस आकृति में कितनी भुजाएं, 7। इसका मतलब दोस्तों जैसे जैसे आकृति आ रही है उसके अंदर भुजाएं बढ़ती जा रही है। तो 7 के बाद में कौन सी आकृति आएगी, 8 भुजाओं वाली। तो 8 भुजाओं वाली आकृति कौन सी है, बी ऑप्शन के अंदर। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों भुजाओं को काउंट करना है क्योंकि इसके अंदर भुजाएं बढ़ती जा रही है। पहली आकृति में 3 भुजाएं, उसके बाद 4 भुजा, उसके बाद में 5, उसके बाद में 6, उसके बाद में 7, यानी कि अगली जो आकृति आएगी उसके अंदर कितनी भुजा होनी चाहिए, 8। तो ए ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर तो दोस्तों कितनी भुजाएं हैं, 5। तो ये नहीं हो सकता। सी ऑप्शन के अंदर कितनी, 6 भुजा, ये भी नहीं हो सकता। और डी में 4 भुजा, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राम ने एक व्यक्ति को चित्र में देखते हुए कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की क्या है, पत्नी है, मेरे कोई भाई बहन नहीं है। तो राम किसका चित्र देख रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को आपको चित्र से समझना होगा। राम ने एक व्यक्ति को चित्र में देखते हुए कहा कि उसकी माँ, देखिए इस व्यक्ति के चित्र को देखते हुए राम ने कहा कि उसकी माँ, यानी जो इस व्यक्ति का जो चित्र है इसकी माँ ये हो गई मेरे पिता के, इसके पिता के पुत्र की पत्नी है। जैसे मान लीजिए ये राम है, इसके पिता है ये, इसके पुत्र की पत्नी, यानी राम इसका पुत्र हो गया इसके पिता का, इसकी पत्नी यानी कि राम की क्या होगी, पत्नी होगी। और मेरे कोई भाई या बहन नहीं है। तो राम किसका चित्र देख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वो अपने पुत्र का चित्र देख रहा है। किसका, पुत्र का, क्योंकि जो तस्वीर को देखते हुए उसने कहा कि उसकी माँ, इस तस्वीर की माँ कौन होगी, ये, और ये माँ किसकी होगी दोस्तों, राम की पत्नी होगी। इसका मतलब ये इसका पुत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोड में टेम्पल को PMET क्या लिख रहा है, METELP लिखा जाता है। तो उसी कोड में FAITHFUL को कैसे लिखा जाएगा। जल्दी से अपना आंसर बताएं। देखिए दोस्तों, TEMPLE उसे वो किस तरह से लिख रहा है दोस्तों, METELP। तो वो आपसे दोस्तों क्या पूछ रहा है कि FAITHFU और L इसे किस तरह से लिखेगा। थोड़ा इसे खुला करके लिख दीजिए ताकि समझ आ जाए। FAITHFU और L। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम टेम्पल की बात करते हैं। इसके अंदर दोस्तों ये जो M है इसको यहाँ पर लिखा, E को इसने बीच में रखा और T को इसने यहाँ लिख दिया। उसी प्रकार इस E को यहाँ पर लिखा, L को बीच में रखा और इस P को यहाँ रख दिया। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बन रहा है, तीसरे अक्षर को पहले लिख रहा है, यानी I लिखा हुआ है,
इसको अगर हम पहले करें, किसको, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि जो टेम्पल है इसके अंदर कितने वर्ण हैं, 6 वर्ण हैं, और ये फेथफुल लिखा हुआ है इसके अंदर 8 वर्ण हैं। इसका मतलब दोस्तों लास्ट वाले वर्ण को, चौथा जो वर्ण है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। देखिए इसको लिया टी को पहले, उसके बाद में आई को, उसके बाद में ए को, और उसके बाद में एफ को। तो TIAF यानी इसके अंदर भी नहीं आ रहा है TI, यानी ये नहीं हो सकता। TIAF ये हो सकता है, TAF ये नहीं हो सकता दोस्तों। TIAF डी में भी बन सकती है संभावना, बी और डी में। फिर नेक्स्ट की बात करें L, उसके बाद में U, उसके बाद में F और उसके बाद में H, यानी LUFH यहाँ पर बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, तो डी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी जिनका भी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों कि जो नीचे दी गई जो श्रृंखला है उसे पूरा करना है आपको, ABEFIJ ... तो ये जो डॉट डॉट है इस जगह पर कौन सा वर्ण आएगा। देखिए दोस्तों ABEFIJ, उसके बाद में ब्लैंक दे रखा है और QR। यहाँ पर दोस्तों ए और बी के क्रमांक की बात करें तो 1 नंबर, 2 नंबर, फिर ई का क्रमांक कितना होता है 5, एफ का क्रमांक 6, आई का क्रमांक 9, जे का 10, उसके बाद में क्यू का 16 और आर का कितना होता है 17। तो यहां पर दोस्तों क्या बन रही है सीरीज देखना, 1 2 3 और 4 को छोड़ दिया, 5 6 7 और 8 को छोड़ दिया, 9 10 11 और 12 को छोड़ दीजिए, 13 14। कौन सा आ जाएगा 13 और 14। 13 14 पर क्या होता है M और N। इसका मतलब आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्रमांक से दोस्तों आपको देखना है कि 1 2 क्रमांक लिया, तीसरे चौथे को छोड़ दिया, 5 6 लिया, 7 8 को छोड़ दिया, 9 10 को लिया तो 11 12 को छोड़ दिया, तो फिर आपको 13 14 लेना है, 15 16 को छोड़ देगा और 17 18 लेना है। यहाँ पर क्यू का क्रमांक वापस सही कर देना, 17 होता है और आर का क्रमांक होता है 18। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा साबित होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।